अस्सलाम वालेकुम। नशरियात में दोबारा खुश आमदीद सामिन मोहतरम। आप सुन रहे हैं FM 102.2 रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त अपने मेज़बान इरफान भट्टी के साथ। सामिन मोहतरम, प्रोग्राम है जहनी सेहत विद डॉक्टर मसूद खोकर साहब, और डॉक्टर साहब तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियो में। कंसल्टेंट डॉक्टर मोहम्मद मसूद खोकर इंचार्ज हैं शोबा ज़हनी सेहत रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के, जो इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। शुक्रिया भाटी साहब। आज का जो टॉपिक आपने सजेस्ट किया था जिस पे आप डिस्कशन करनी है, वो घबराहट के जो दौरे पड़ते हैं, जिसको पैनिक अटैक भी कहते हैं। इसमें डॉक्टर साहब एक कन्फ्यूजन ये होती है कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो दिल के दौरे के सिम्टम्स के साथ बड़ा मिलते जुलते हैं। तो ये कैसे जो है इसको डिस्टिंग्विश किया जाता है? क्या ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता है इसको समझना, या अगर इसी तरह से मिस ट्रीट हो जाए तो उससे क्या मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं? प्लीज़। जी भाटी साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको, आपकी टीम को, हमारे नाजरीन और सामीन को सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, और परवरदिगार आलम हमारे हर तरह का ज़हनी और रूहानी और कल्बी जिस्मानी सुकून, सेहत और सलामती अता फरमाए। और वतन अज़ीज़ में हमारे जितने भी बहन भाई हैं, बल्कि पूरी दुनिया में अल्लाह ताला सबको सलामती के साथ रखे। आमीन। बड़ी साहब, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, आम पब्लिक के लिए भी, आम लोगों के लिए। जी। क्योंकि जिस घर में ये सिचुएशन होती है ना, वहाँ पर बड़ी क़यामत होती है। राइट। ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे पास MBBS के जो स्टूडेंट्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं ना, वो भी बाज़ बहुत यानी इस सिचुएशन को देखकर थोड़ा सा शुरू में परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया पेशेंट को। एमरजेंसी जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो डॉक्टर वहाँ पर होते हैं, अगर उनको इसका क्लियर कॉन्सेप्ट ना हो तो बाज़ दफ़ा वो परेशान भी होते हैं, और बाज़ ट्रीटमेंट जो ना थोड़ी सी गलत हो जाती है, सही नहीं हो पाती, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती। और ओवरऑल ये जो सिचुएशन है, यानी घबराहट का दौरा, जिसको यानी लिटरेचर में जो हमारा साइकाइट्री का है या साइकोलॉजी का जो लिटरेचर है, जो किताबें हैं, वो इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करती हैं पैनिक अटैक। ठीक। अगर एक आदि ये हो, और अगर ये ज़्यादा हो जाएं, यानी महीने में 4 या 4 से ज़्यादा हो जाएं, तो फिर इसको पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, ये बकायदा एक बीमारी की शक्ल में। और ये घबराहट होती है, और घबराहट ये इस हद तक शदीद होती है कि पेशेंट अमूमन ये समझता है कि मेरी अब जान निकल रही है, मेरी रूह परवाज कर रही है, और बस मैं गया के गया। और डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट की सिचुएशन के मुताबिक, या तो उसको फिल फॉर एमरजेंसी में, जी, जो हार्ट के हमारे शुबे हैं, कार्डियोलॉजी के शुबे, या वहाँ पर, या कोई भी अस्पताल जो करीब एमरजेंसी होती है वहाँ पर लेके जाते हैं, या फिर इनको बस यही समझा जाता है शायद इनको ना हार्ट अटैक हो रहा है, हालांकि वो हार्ट अटैक या दिल का दौरा नहीं होता। सही है। केस जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इसके बारे में बहुत सारे केसेस हम देख रहे हैं, आजकल भी बहुत आ रहे हैं हमारे पास। जी। तकरीबन मेरे जितने भी क्लिनिक्स हैं, जितने भी डेज़ होते हैं हमारे, जिनमें हम पेशेंट्स का चेकअप करते हैं अपने हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, वहाँ पर शायद ही कोई ऐसा क्लिनिक हमारा हो, ऐसा दिन हो जहाँ पर ये 1, 2, 3 केसेस ना आते हों। और मज़े की बात, इसमें हर एज ग्रुप के आते हैं। जी। यानी यंग लोग, स्टूडेंट्स, जो शादीशुदा हैं वो आते हैं, लेडीज़ आती हैं, जेंट्स आते हैं, और ज़्यादातर मैंने देखे हैं कि वो बिल्कुल ना परेशान हाल। और जो केस मैं 2 आपसे शेयर करूँगा, जी। जी। फिर आपको अंदाज़ा होता है कि कितनी यानी एक सिचुएशन परेशान कौन है, और इसमें डिसीजन मेकिंग अगर सही ना हो तो कहाँ तक मामला चला जाता है। एक पेशेंट थे, वो बिल्कुल यंग है, मेरे पास रेफ़र होके आए। इनफैक्ट वो हॉस्पिटल में दाखिल थे, तो जो हमारे जो मेडिकल यूनिट है वहाँ पे हमारे जो माशाल्लाह कंसल्टेंट बहुत ही काबिल हैं, उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि इसको दिल का दौरा तो मुझे नहीं लगता है। अच्छा, जब मैंने डिटेल से वो केस देखा, उनसे डिस्कस किया, तो पता चला कि इनको इनफैक्ट एक दिन कैफियत हुई जिसमें इनको शदीद घबराहट हुई, उसमें इनके दिल की धड़कन तेज़ हुई, साथ सीने में इनको ना कुछ पेन भी महसूस हुई, और साथ कुछ पसीने भी इनको आ रहे थे, और इनके घर वालों ने समझा शायद दिल का दौरा है। वो करीबी किसी अस्पताल में इमरजेंसी में लेके चले गए,
उन्होंने समझा दिल का दौरा है, तो उन्होंने एक इंजेक्शन इमरजेंसी में देते हैं हार्ट अटैक के पेशेंट को, स्ट्रेप्टोकाइनेज। अच्छा। और ये स्ट्रेप्टोकाइनेज कहते हैं कि एक ही दफ़ा मतलब है देना चाहिए। अच्छा। हाँ, इसकी अपनी कोई टेक्निकल फिजिबिलिटी, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। उनको ना फ़ौरन उनको स्ट्रेप्टोकाइनेज, यानी इस इंजेक्शन की ये खूबी है कि अगर खून की कोई नाली जो है ना हार्ट की, जिनको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, उसमें अगर खून क्लॉट हो जाए तो उस क्लॉट को ये डिज़ाल्व करता है। ठीक है। ये जो इंजेक्शन होता है, तो चूंकि उनके दिमाग में ये बात आई कि दिल का दौरा है शायद इसको, तो उन्होंने स्ट्रेप्टोकाइनेज को लगा दिया। अच्छा, स्ट्रेप्टोकाइनेज लगा, लेकिन उसकी कंडीशन वैसे की वैसे ही, मतलब आरजी तौर पर थोड़ा सा चले ठीक है, वो कुछ रिलीफ मिला, लेकिन बाद में दोबारा से शुरू हो गया। अब फिर इस बुनियाद पर उनको फिर दाखिल करना पड़ा। यंग, ही वॉज ऑलमोस्ट, यानी उनकी एज जो है ना कोई 16, 17, 18 साल की उम्र थी, और बिल्कुल थिन, लीन, स्मार्ट, नॉन स्मोकर। कोई उसमें रिस्क फैक्टर एज सच नहीं थे जो हम अमूमन समझ जाते हैं कि ये रिस्क फैक्टर हैं, ठीक है, जिससे हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन मिसडायग्नोज होने की वजह से उन्होंने उसको हार्ट अटैक के तौर पर ट्रीट किया। जब वो फिर हमें रेफर हुए तो हमने बड़ी डिटेल से हिस्ट्री ली, तो फिर उन्होंने बताया कि सर ये तो मुझे काफ़ी महीनों से ये मामला हो रहा है। तो उनसे जो हमने सिम्टम पूछी, किताब में सिम्टम सारी लिखी, लेकिन जो पेशेंट्स हमें बताते हैं मैं वही शेयर करता हूँ अपने सामीन नाजरीन से, कि वो इतने अजीज़ में दिस इज़ हाउ पेशेंट्स प्रेजेंट क्लिनिकली। बिल्कुल। उन्होंने कहा सर ये कुछ मामला ज़िंदगी में होते हैं, बाज़ कोई स्ट्रेस परेशानियाँ भी गुजरी होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं स्ट्रेस और परेशानी हो। ये खासकर जो घबराहट का ये जो दौरा है ना, पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर अगर ज़्यादा हो तो जिसको हम बोलते हैं, ये ऐसे होता है आउट ऑफ ब्लू। आउट ऑफ ब्लू का मतलब है बंदा बैठा हुआ है, मसलन नाश्ता कर रहा है, टीवी देख रहा है, फैमिली के साथ बैठा हुआ है, या ड्राइविंग कर रहा है, या ऑफिस में, और एकदम से ना उस पर एक कैफियत आ रही होती है। उस कैफियत में अमूमन दिल की धड़कन तेज़ होती है, सांस में दिक्कत महसूस होना शुरू हो जाती है, ऐसे लगता है मुझे सांस मेरी या रुक रही है या बंद हो रही है, सांस पूरी नहीं आ रही। और ये लोग कोशिश करते हैं कि भाग के ना बाहर किसी खुली जगह में दरवाज़ा खोल के या ओपन जाते हैं, ऐसे लगता है ऑक्सीजन ही नहीं पूरी हो रही। ठीक। साथ ही हाथ पाँव में बाज़ वक्त कपकपाहट या थरथराहट तारी हो जाती है, पसीने आने शुरू हो जाते हैं, और जिस्म या सर या हाथ और पाँव ख़ास तौर पर नम या सुन्न होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और लिटरली उनको लगता है जैसे मुझे वाकई कोई अटैक हो रहा है, या कोई फॉलेज का शायद मुझे अटैक हो रहा है। ये तो है फिजिकल सिम्टम्स जो मोटी मोटी, इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं। मैदे में बाज़ दफ़ा उनको, मैदे के साथ इसका बड़ा कनेक्शन है। मैदे में बाज़ दफ़ा गैस या अजीब जलन सी या डकार आने शुरू हो जाएंगे, मतलब है एक ऐसे लगता है जैसे वाकई मैदे के अंदर कोई गैस का कोई गोला फट गया, बम जैसे फट गया ना, तो बड़े ऊंचे ऊंचे डकार और इस तरह की सिचुएशन साथ शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर उनको ना जो ज़हनी या नफ्सियाती तौर पर जो फीलिंग्स होती हैं ना, वो हमने डिटेल से पूछा है। वो कहते हैं कि सर मुझे इस तरह लग रहा था कि जैसे अब मेरी वाकई जान निकल रही है और मैं अब बस मरने वाला हूँ, और अब मैं बस मर जाऊँगा। तो मैं जब उनसे पूछता हूँ कि ये सारी जो अलामात, इतने सारे आपको अटैक आए, दौरे घबराहट के आए, पैनिक अटैक इतने आए, इसमें ख़ास तौर पे क्या चीज़ है जो ज़्यादा तकलीफ़ दे आपको महसूस है? कहते मुझे डॉक्टर मैं डर गया हूँ, जैसे लगता है मेरी जान निकल जाएगी ना। और फिर एक वो क़यामत का मंजर होता है, मंगवाओ एम्बुलेंस, मंगवाओ 1122 को मंगवाओ, फलां सर्विस को मंगवाओ, डॉक्टर के पास फ़ौरन पहुँचो, आधी रात हो बस। और उमूमन में देखा है इसमें से काफ़ी सारे केसेज रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे को इसका टाइम होता है जिस टाइम पर ये सिचुएशन डेवलप होती है, और बेचारे फिर इधर इमरजेंसी उधर इमरजेंसी। अमूमन आपको पता है इमरजेंसी कुछ तो बड़ी एक्टिव होती हैं, ज़्यादातर अस्पताल या क्लिनिक्स की इमरजेंसी नहीं होती हैं। सही है। तो यानी इसका जो इम्पैक्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, सोशल इम्पैक्ट पूरी फैमिली के ऊपर, यानी पूरी फैमिली की नींदें भी उड़ जाती हैं, और एक अजीब सरासीमगी और एक खौफ और एक वहशत भी तारी हो जाती है, डर के शायद हार्ट अटैक हो गया, मर ना जाए, यानी ये सबके ऊपर ये चीज़ तारी हो जाती है। ये एक केस है जिसका मैंने मुख्तसरन आपको बताई डिटेल। दूसरा जो है उनकी उम्र थी तकरीबन, आप समझ लें कि ही वॉज 50, अराउंड 50। ठीक। अच्छा, वो इत्तेफाक से ही वॉज अंडर माई ट्रीटमेंट। मुझे उनकी फैमिली मेम्बर थे, उनका मैंने ट्रीटमेंट की, वो ठीक हो गए, ये आए, ये भी काफ़ी हद तक ठीक हो गए। अच्छा, इत्तेफाक से वो इसमें दवाइयाँ जो ये घबराहट का दौरा या पैनिक अटैक है ना, इसमें अमूमन ना ज़्यादातर मेडिकल स्टोर्स वाले भी ये गलती करते हैं, जो जीपी प्रैक्टिस हमारे बहन भाई हैं या आम फैमिली मेम्बर्स भी इवन, या जो साइकियाट्रिस्ट नहीं हैं, बाकी जितने भी
यानी हमारे जो भाई हैं, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, न्यूरोसर्जन हैं, न्यूरोफिजिशियन हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट, वो बाज़ में बेंजोडाइज़पीन एक दवाइयाँ होती हैं, एक ग्रुप है ये बेंजोडाइज़पीन, जिसमें बड़ी मशहूर हैं चंद एक दवाइयाँ, चले मैं नाम नहीं लेता क्योंकि हमारी पॉलिसी ऐसी है, यानी जिसको कहते हैं सुकून वाली दवाई ना, ठीक, या नींद वाली गोली। तो वो बहुत सारी दवाइयाँ हैं पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा हैं, हर बंदे को पता है, हमसे ज़्यादा लोगों को पब्लिक उसका नाम सही। मैं भी यही कहने वाला था कि हो सकता है हमारे सामने इनको ज़्यादा नाम पता हो। जी जी। आजकल डॉक्टर साहब इशू ऐसा है कि जिस तरह की लाइफस्टाइल मौजूदा दौर में लोग गुजार रहे हैं, तो हर दूसरा तीसरा बंदा ही जो है ना फेमिलियर है इन दवाइयों से, और उसका इस्तेमाल भी काफ़ी हो रहा है। एग्जैक्टली। अच्छा, इन दवाइयों के ऊपर वो फ़ौरन उनको दे देते कि ये दवाई लें, ज़रा तबीयत आपकी बहाल हो जाएगी। अच्छा, ये कोई नहीं बताता है कि ये दवाई आखिर में आपके साथ करेगी क्या, यानी इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसकी एडिक्शन कितनी स्ट्रांग है। बाज़ स्टडीज़ें कहते हैं कि इनकी हीरोइन से ज़्यादा बुरी इनकी एडिक्शन है, और जो जो इस्तेमाल करते हैं ये जो मैं ख्वाब आवर या नींद वाली गोलियाँ या टेंशन वाली गोलियाँ या मुख्तलिफ जो भी हैं, मतलब ये जब लेते हैं लोग, यादाश्त को कमज़ोर कर सकती हैं, डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन को ज़्यादा कर सकती हैं, सवेयर कर सकती हैं, सेंसिटिविटी बहुत क्रिएट कर सकती हैं तबीयत में, बहुत चिड़चिड़ापन और सेंसिटिव बंदा होता है। बस जब तक लेता है ना, हीरोइन वाला जैसे पेशेंट होता है ना, जब तक लेता है सुकून में, तो उसके बाद ना अजीब चिड़चिड़ापन बर्दाश्त नहीं हो रही है, और ये खुद एक बीमारी बन जाती है, और ये वो बीमारी जिसका इलाज करने में हमें बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है। सही है। जिन पेशेंट का मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, वो इन बेंजोडाइज़पीन्स के ऊपर किसी ने उनको डाला हुआ था, तो मैंने कोशिश की कि आहिस्ता आहिस्ता बेंजोडाइज़पीन ग्रुप है ये दवाइयों का ना, इन जनरल इसका नाम है। सही है। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल है मार्केट में। वो मैंने कहा ऐसा मैंने वो कम करके उनकी ख़त्म करा दूँ। अच्छा, वो एडमिट थे ना, जब भी मेरे पास आते थे ना, हालांकि फैमिली मेम्बर भी यही मुझे रिक्वेस्ट करते थे कि इन दवाइयों से इनकी जान छुड़ाएं, और मैं उनको डिटॉक्स के प्रोसेस से गुजारा था। उसमें ज़रा थोड़ा सा हौसला चाहिए होता है, और डॉक्टर को भी बड़ी सपोर्ट करनी पड़ती है। लेकिन वो सबसे पहले आके मुझे कहते थे पहले वो गोली लिखें मेरी, और साथ कहते इतनी डोज में लिखे। हमारा काम भी बड़ा मुश्किल होता है, कहते इतनी डोज, इतनी मिलीग्राम वाली इतनी गोलियां पहले, वरना मैं इलाज ही नहीं कराता हूँ। सही है। कई दफा हम हार मान जाते हैं कि यार पेशेंट को ब्लैकमेलिंग टू इमोशनल ब्लैकमेलिंग। फाइनली उनकी, यानी उनके माशाल्लाह शादी होने वाली थी, उनका जो होने वाले सन इन लॉ है वो स्पेशली मेरे पास आए, उनकी फैमिली सारी, कहते हैं डॉक्टर साहब प्लीज़ आप इनकी जान छुड़ाएं दवाइयों से। खैर आहिस्ता आहिस्ता मैंने जब जान छुड़ानी शुरू की ना, तो उनको लगा कि तो डॉक्टर साहब अब नहीं शायद काबू आ रहे। उन्होंने फिर कोई थोड़ा सा तजर्बा किया, और तजर्बे में वो मेरी दवाइयाँ बाकी भी ऐसे छोड़ दी, जो असल दवाइयाँ जो उनको ठीक कर रही थी जो छोड़ दी, और यही पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर वाली ना कैफियत डेवलप हुई, जिसमें उनकी दिल की धड़कन एकदम से तेज़ हुई, पसीना आया, और यानी पेन, कोई थोड़ी सी चेस्ट में अनकंफर्टेबल फीलिंग हुई, और ये हाथ पाँव सुन्न हुए, तो उन्हें लगता है ये तो हार्ट अटैक है। अच्छा, वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए, इत्तेफाक से कार्डियोलॉजिस्ट बहुत सारे हमारे दोस्त जो पिंडी इस्लामाबाद में हैं प्रैक्टिस में, वो जानते भी हैं, हम एक दूसरे को जानते भी हैं ज़ाहिर है। उनके पास गए, उन्होंने सारा उनका मेडिकल रिकॉर्ड देखा, कुछ मेरा भी रिकॉर्ड देखा, उन्होंने कहा कि ये आपका एक्चुअल ट्रीटमेंट तो वही है जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं, और कार्डियक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टेस्ट सारे कर लिए, इसमें ईको होता है, ECG होती है, ETT, काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। उन्होंने कहा कार्डियक ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, ये बंदे जो सेंसिटिव होते हैं, खासकर ये हसास जो दवाइयाँ जो होती हैं ना, तबीयत को बड़ा हसास और रिजिड कर देती हैं। उन्होंने कहा नहीं आप ना मुझे ना स्टंट डाल दें। अच्छा। ये मुझे हार्ट अटैक ही हुआ है, अच्छा। स्टंट डाल। उसने कहा स्टंट वाला केस नहीं है, मैं ऑनेस्टली बता, कहते नहीं डालें। वो कम से कम को 2 या 3 लाख रुपया खर्च करके ना उन्हें वो स्टंट डलवा दिया। अच्छा, स्टंट डल गया फॉर नो रीजन। अच्छा, डॉक्टर साहब ने उनको कहा था कि असली इलाज वही वाला, वो डलवा के ना फिर मेरे पास आए। अच्छा, कहते हैं वो मैं स्टंट तो डलवा ली है, खर्चा हो गया मेरा, लेकिन तकलीफ उसी तरह हो रही है मुझे। ये मैं मतलब मैं इसका थोड़ा सा फनी सा भी एस्पेक्ट है, यानी बाज लोग अपनी मासूमियत की वजह से डालने वालों ने कैसे डाल दिए, मतलब उन्होंने ऑनेस्टली उनको कहा था नहीं डालने वाले। वो मैं आपको जो आके ना ऑलमोस्ट गन पॉइंट पर मैं वैसे मजाक में गन नहीं होती थी उनके पास, लेकिन जैसे मुझे कहते हैं ये तो भाई लिखे ना, कुछ पेशेंट्स, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा फैमिली मेम्बर से और पेशेंट्स से, प्लीज अपने डॉक्टर के हाथ से ज्यादा अंडर प्रेशर ना किया करें,
बिकॉज डॉक्टर के पास आपके लिए पूरा ट्रीटमेंट प्लान होता है और वो लॉन्ग टर्म देख रहा होता है कि मैंने आप 5-10 साल बाद, मेरे कम से कम ये होता है में कि इस पेशेंट की ज़िंदगी, बिल्कुल, ओवरऑल इसकी हेल्थ, इसका मोरल, इसके हालात में आगे कैसे लेके जाऊंगा। तो हम तो उसको पक्का दवाइयों का गुलाम या दवाइयों का वो एडिक्ट तो नहीं बनाना चाहते ना। दवाई का तो एक स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल है, एक मौका है, एक वक्त उसमें ज़रूरत है। ब्रेन की, बॉडी की केमिस्ट्री इतनी वीक हो जाती है, ये इतनी एबनॉर्मल हो जाती है, उसको तो हमने री-इंस्टेट करना है। लेकिन ये जॉब करने के बाद फिर हम उनको सोलो पे लेके जाते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस जिनका हम जिक्र भी पिछले प्रोग्राम्स में करते रहे, कुछ थोड़ा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ना वतन अजीज़ में और शायद दुनिया में भी ट्रेंड ये हो गया कि डॉक्टर के पास जाए ना तो इसके पास कोई एक कैप्सूल होना चाहिए या गोली। जो मेरे जितने मसाइल हैं ना उसमें मेरी वॉक, मेरी ट्रेडमिल, मेरी एक्सरसाइज, मेरा खाना पीना, इन सारे मसाइल का हल किसी कैप्सूल या गोली। अच्छा डॉक्टर साहब, वो गोलियां भी ना खास कलर की होनी चाहिए या टीके भी खास को, जो वो फलां कलर का टीका लगाया था तो उससे ठीक हो गया तो वही वाला लगाएं। और इससे हेपेटाइटिस सी, काला यरकान सी इतना फैला है, ये टीके और ड्रिप की हम जब नहीं लगाते हैं तो हमारी मार्केट खराब होती है। सही बात है। लेकिन ज़ाहिर है वो बड़ी सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा कि हर जगह पर और हर चीज़ के लिए टीका और ड्रिप और टीका और ड्रिप, ये हमारी रिक्वेस्ट है। वतन अजीज़ में 10% पॉपुलेशन या इससे शायद जायद हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव हो चुकी थी। बिल्कुल। अब जब से सरिंजें वो तोड़ देते हैं, ड्रिपों का रिवाज कम हुआ है और थोड़ी मरीजों में भी आ गया, सेंस आ गया, इसलिए टीका और ड्रिप फ़ौरन लगवाना। कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अगर कहता है ना आपको, जीपी प्रैक्टिस में इनवेरिएबली ना ड्रिप और टीके का पैकेज जरूर लगता है। हमारे लोग पानी नहीं पीते हैं भट्टी साहब, अब ये बड़ी रिसर्च शुदा बात है, पानी नहीं पीते हैं, प्यासे होते हैं, उनके बॉडी के ब्रेन के सेल्स अंदर से बिल्कुल ना बैटरियां डाउन हुई होती हैं। ड्रिप जब 1 लीटर की लगती है ना, साथ वो काला चिट्टा टीका सोच लगा देते हैं तो वो थोड़ी सी ना हाइड्रेशन स्टेट बेहतर होती है ना। पीपल की ताकत की ड्रिप है, यानी उसको ताकत के साथ रिलेट किया जाता है। ये साइकोलॉजी है, नफ्सियाती पहलू है। खैर वापस उस केस पर आते हैं। वो फिर दोबारा फिर मेरे पास आए, फिर हमने ट्रीटमेंट का फिर सिलसिला शुरू किया। फिर करते करते खैर अलग ने किया, कुछ हालात उनके बेहतर भी हो गए, लेकिन उनमें बहुत ज़रूरी थी लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसमें वो फॉर एग्जांपल रात को सोते नहीं थे। यानी तकरीबन पूरी रात उनका मामूल था, जागते थे, सुबह के टाइम पर सोते थे, और सुबह जब उठते थे तो उसके बाद कोई बिजनेस था उनका ना, नाश्ता नहीं करते थे ना। ये मैं बड़ी मोटिवेशन भी दी, इंस्पिरेशन भी दी। इस चीज़ का, इन आदतों का असर उनकी सेहत के ऊपर, उनके फ्यूचर के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, उनके दिल के ऊपर, दिमाग के ऊपर जो असर आते हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन किए। लेकिन बाज़ दफ़ा ऑनेस्टली हमारा काम ऐसा होता है कि एक पेशेंट हमारा पूरा एक प्रोजेक्ट बन जाता है। यानी मुझे लगता है कि सारा काम छोड़ के एक पेशेंट और फैमिली को हम डील करें, जिसमें बड़ा टाइम ज़ाहिर है, एनर्जी भी चाहिए होती है, मेहनत भी चाहिए होती है। अल्लाह ताला सेहत और शिफा देने वाला है, लेकिन बहरहाल हम करने के लिए तैयार हैं। माइल बेकरम होते हैं बहुत दफ़ा, वो साइल नहीं। हाँ, वो बाज़ हम तो माइल बेकरम में कोई साइल ही नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा है कि आपने अभी नींद का जिक्र किया, रात का जिक्र किया। रात को सोना जो है अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है कि कुदरत का एक निज़ाम है, रात जो है वो सोने के लिए, आराम करने के लिए बनाई गई। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस रहा कि अमेरिका में मैं एक जॉब करता था, रात की जॉब करता था, 6 से लेकर सुबह 6 बजे तक, और वो कुछ 3 मंथ मैंने किया ऐसे। तो मुझे बड़े इश्यूज आना शुरू हो गए कि वो दिन जो है वो लाइफ से जैसे निकल गया आपका। आप सुबह 6 बजे आते हैं, नाश्ता किया, अखबार पढ़ी, सो गए, 4 बजे आँख खुलती थी तो 6 बजे ऑफिस पहुंचना, ये तैयार हुए तो फिर ऑफिस, और फिर वो रात में ही आप जी रहे हैं। तो उसका बहुत ज़्यादा, तो मैंने फिर छोड़ दी जॉब वो, जब 2-3 महीने के बाद मुझे लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा मुझे डैमेज कर रही है चीज़। तो ये भी एक आपकी जो आपने जैसे कहा कि लाइफस्टाइल जो है इसको मैनेज करना ये भी बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, जो मौजू था हमारा डॉक्टर साहब के, जो घबराहट के दौरे हैं और जो पैनिक अटैक या जो हार्ट अटैक की जो सिम्टम्स हैं बड़े मिलते जुलते हैं, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होती है, तो वो क्या सिम्टम, किस तरह डिस्टिंग्विश बेसिकली कैसे करते हैं? जी बड़ी से बहुत शुक्रिया। जो टिपिकल जो हिस्ट्री या जो पेशेंट आएगा ना, नंबर 1 जो हार्ट अटैक वाली जो सिचुएशन होती है ना, अमूमन इसमें एक तो फैमिली हिस्ट्री होती है, हार्ट अटैक की और दिल बीमारी की फैमिली हिस्ट्री होती है। पेशेंट भी अमूमन या शुगर की हिस्ट्री होगी या ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री, और अनकंट्रोल्ड शुगर और ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री होगी। 2 हो गए रिस्क फैक्टर। ज़्यादातर लोग ने हैवी स्मोकर होते हैं। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है हमें कोई ऑडियंस या हमारे नाजरीन में से, सामीन में से कहेंगे जी मैं तो सिगरेट कभी भी नहीं, मुझे भी हो गया। ठीक है, बिल्कुल। फिर आता है स्ट्रेस का एलिमेंट कि उस इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रेस कितनी है।
नंबर 1, और स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर रहा है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इस वक्त से दुनिया का सबसे ह्यूज जो हमारी नफ्सियाती साइंस या जहनी जो साइंस है उसमें कहते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है लोगों को ना, कि टेंशन या स्ट्रेस जब जिंदगी में आती है उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, नेगेटिव भी हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा जब स्ट्रेस और टेंशन आती है ना तो उसको बंदा यानी उसको जो होता है ना उसकी कोपिंग स्ट्रेटेजी या उसको स्ट्रेस को मैनेज करने की स्ट्रेटेजीज वो भी नेगेटिव होती हैं। बस स्मोकिंग और ज़्यादा शुरू कर देंगे, टेंशन है तो रात को मोबाइल पर लगे रहेंगे। अच्छा, खाना पीना बहुत ज़्यादा ये जो होती है ना जो फास्ट फूड्स हैं और कोल्ड ड्रिंक्स हैं और मतलब है शुगरी स्टफ़ है ना, इसकी तरफ ज़्यादा जाने शुरू हो जाएंगे, ड्रग्स की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं लोग। तो यानी वो पहले ही एक बिल्डिंग ऑलमोस्ट गिर रही थी ना, मजीद उसको गिराने का सारा सामान जो ना वो कर लेते हैं। इनको मैल अडेप्टिव और नेगेटिव स्ट्रेटजीज कहते हैं। इस पर हम किसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह बात करेंगे। जैसा मैंने गुजारिश की कि हार्ट अटैक की हिस्ट्री या दिल की बीमारी की हिस्ट्री उसकी पास्ट में, उसकी फैमिली में हैवी स्मोकिंग, ड्रग्स, उसके बाद मतलब है अमूमन मोटा, मतलब इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम कहते हैं ना, कि उनका जिस्म जो ना वो नॉर्मली थोड़ा सा ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा होता है। ब्लड में देखेंगे कोलेस्ट्रॉल के, शुगर के लेवल वो भी हाई होते हैं। उसके बाद अगर उनका लाइफस्टाइल देखें तो कोई वॉक या वर्जिश या एक्सरसाइज नहीं होती है। खाने पीने का जैसे मैंने गुजारिश की है कि खाना पीना हेल्दी डाइट वो है जो अल्लाह ताला ने बनाई है और उसी फॉर्म में या थोड़ा सा उसको प्रोसेस करके अगर आप लें ना घर में अपने किचन में तो वो दैट इज़ हेल्दी डाइट। बाकी जितनी मॉल्स हैं, जितने मार्ट्स हैं, जितनी आपको ये आप पैक चीज़ें मिल रही हैं, इसमें जितने भी ये हैं जो आउटलेट्स हैं जिसमें तमाम पिज़्ज़ा हट्स और तमाम ये जो बर्गर हट और फलाना नाम एहतियातन मैं नहीं लेता हूँ, मकसद की दिल आज़ारी नहीं होती है, लेकिन जितने फास्ट फूड के जो चैनल्स हैं जो गली गली मोहल्ले में खुल रहे हैं और सेल्फ डिलीवरी आप तो आपके घर में दे रहे हैं, ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। दीज आर ऑल रिस्क फैक्टर्स प्लस स्ट्रेस और टेंशन कंटिन्यूस। अमूमन वैसे यंग लोगों को भी अब तो होना शुरू हो गया, लेकिन अमूमन थोड़ी सी एज ज़रा ज़्यादा होती है। ये मैं हार्ट अटैक की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर अगर आप उनका फिजिकल चेकअप करें तो जितनी मैंने बताई हैं हिस्ट्री में ये वाले पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अगर आप उसकी ईसीजी कराएं तो ईसीजी में इनवेरिएबली जब हार्ट अटैक की सिचुएशन हो तो इसमें जो ईसीजी होती है ना उसकी वेव होती है PQRST। तो ये जो ST वेव होती है ना और टी वेव जो ना वैसे ऐसे होती है टेंट की तरह ना, उसकी ये शेप होती है। QRST की ना ये ऐसे बड़ी खूबसूरत शेप होती है, फिर आगे टी वेव आती है ना। तो ये जो QRS है ना इसमें ST एलिवेशन हो जाती है, ST वेव ऊपर चली जाती है और T जो ना ये डिप्रेशन में आ जाती है। अगर पुराना अटैक हो तो इसमें Q वेव होती है, वो नजर आती है। ये आम भी डॉक्टर जो ना MBBS डॉक्टर भी माशाल्लाह वो कर लेते हैं, वो ECG का पैटर्न देखे तो फौरी तौर पर ECG अगर हो जाए तो ECG आम तो अमूमन ठीक होती है। अब ECG मैं बताने लगूँ आपको कि पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर में कैसी होगी। पैनिक अटैक वाले पेशेंट में ECG की सिर्फ रफ्तार तेज़ होती है, अगर फौरी तौर पर करें ना दिल की धड़कन चूँकि तेज़ होती है उसकी रफ्तार तेज़ होती है। बाकी उसका ST एलिवेशन या टी वेव डिप्रेशन या कोई Q वेव्स ये एलिमेंट अमूमन नहीं होता है। ठीक है। फिर फर्दर अगर आप करें जैसे ETT एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं जिसमें हार्ट पर मजीद थोड़ा सा यानी उसको एक्सरसाइज करके देखते हैं कि क्या अंडर प्रेशर जब ऑक्सीजन की कमी हो सकती है तो उसमें होता है। अमूमन ETT जो है ना वो पैनिक अटैक पैनिक डिसऑर्डर में क्लियर होगी। अगर वो हार्ट अटैक या हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन में एंजाइना जिसको कहते हैं, शुरू में उसको एंजाइना कहते हैं जिसमें एकदम से ना सीने में ना पेन होता है, तो उसमें बाज़ दफ़ा ना वो एकदम से ना वो पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। और अक्सर जो माशाल्लाह जो ETT डिपार्टमेंट है वहाँ पे एक बंदा एक्सपर्ट खड़ा होता है, डॉक्टर हो या टेक्नीशियन हो, वो जो ही उसमें कुछ चेंज नज़र आनी है तो फ़ौरन ETT स्टॉप कर देते हैं वो सही पेशेंट को। उसके बाद फिर बाकी आगे आजकल माशाल्लाह टेस्ट इतने ज़्यादा हैं, उसमें एंजियोग्राफी है, उसके अंदर फिर CT एंजियोग्राफी है, बहुत सारे और टेस्ट हैं, थेलियम स्कैन है, बहुत सारे स्कैन है जिनसे यानी टेस्ट करके फ़ौरन पता चल जाता है। मेरे पास जो पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक अटैक वाले भट्टी साहब आते हैं, मैं दोबारा बता दूं कि वो अमूमन ये सारे के सारे टेस्ट करा के आ जाते हैं और बाज़ अच्छा खासा खर्चा कई हज़ार 50,000 60,000 इससे भी ज़्यादा लोग कई लाख रुपए खर्च करके ना फिर पहुंचते हैं हमारे पास। सो क्लिनिकली हमारा जो डायग्नोसिस होता है वो जिस तरह पहले हकीम हज़रात होते थे ना किसी ज़माने में जिनको अल्लाह ने फरासत और विजडम दी होती थी और पेशेंट की हर बात को बड़ा गौर से सुनकर हर बात का एनालिसिस करते थे, इंसान के जिस्म को उसकी सारी आदात को स्टडी करके हिस्ट्री वो भी बाकायदा हिस्ट्री लेते थे, नब्ज़ चेक करते थे और वो एक डायग्नोसिस क्लिनिकल कर लेते थे। उस ज़माने में आपको पता है कि बहुत लैब टेस्ट नहीं होते थे बहुत, है ना,
तो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस जो ये डॉक्टर अगर मेहनत सही करके सीखे अपना फ़न, तो उसमें एक बसीरत भी आ जाती है, एक क्लिनिकल सेंस आ जाता है उसके अंदर ना। ये डॉक्टर की असल जान और रूह ये वाली चीज़ है। सही। अभी भी यानी वर्ल्ड ओवर कहा जाता है कि 80% डायग्नोसिस शुड बी क्लिनिकल। सो ये अब जब हिस्ट्री लेते हैं तो हिस्ट्री में साफ पता चल जाता है अमूमन ये पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर वाले पेशेंट, उनमें वो ना हाई ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री होगी, अगरचे पैनिक अटैक के दौरान बीपी ऊपर जा सकता है, मैं उसकी नहीं बात कर रहा हूँ, यानी मुसलसल परसिस्टेंट नहीं होता है। ज़्यादातर ये यंग लोग होते हैं, अगरचे बड़ी थोड़ी उम्र के भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यंग होते हैं, स्मार्ट होते हैं, नॉन स्मोकर होते हैं। बाकी यानी इनमें कोई अमूमन हमने देखा है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या मसाइल नहीं होते हैं, अगरचे कुछ स्ट्रेसेस, कुछ टेंशन या बाज़ ड्रग्स ऐसी हैं या नशावर चीज़ें ख़ास तौर पर वो लें तो उससे भी पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर वाली कैफियत हो सकती है। योर लाइफ में कोई ऐसी फ्रस्ट्रेशन, ऐसी कोई मतलब है सेटअप हुआ, एग्ज़ाम स्टूडेंट्स मैंने देखा अक्सर जब एग्ज़ाम करीब आते हैं, खास क्रिटिकल एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम की टेंशन और स्ट्रेस की वजह से पैनिक अटैक हो सकता है। तो बाकी तमाम हिस्ट्री में यानी चीज़ें नेगेटिव होंगी, और टेस्ट जिनके हमने नाम लिया ना, ये टेस्ट इसमें नेगेटिव होंगे, उसमें इन टेस्ट में से कोई ना कोई टेस्ट पॉजिटिव निकल आता है, तो उससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन क्लिनिकली हमारे पास से पेशेंट बैठ के हिस्ट्री हम लेते हैं ना, उस हिस्ट्री में हमें काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है, ऑलमोस्ट मोर देन 80% कि ये पैनिक अटैक है, ये पैनिक डिसऑर्डर है, इसमें कोई गैर ज़रूरी ज़्यादा टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, इसकी ट्रीटमेंट हम इन्हें इस तरह करनी है। और ट्रीटमेंट से ना मज़े की बात है, खुशखबरी, इतने अच्छे रिजल्ट है ना भट्टी साहब, अभी तक सो फार बाकी बीमारियों में से चंद की बीमारियाँ हैं जो बड़ी रेजिस्टेंट होती हैं, बाज़ वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहती, लेकिन पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर वाले पेशेंट जो सही ट्रीटमेंट का कोर्स इसने कंप्लीट करा लिया ना, चंद हफ्ते भी लग सकते हैं, चंद महीने भी, केस की नोयत पर डिपेंड करता है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ये पेशेंट ठीक ना हुआ हो। तो खुशखबरी है कि इट इज़ ट्रीटेबल, इट इज़ ट्रीटेबल मुकम्मल तौर पर। उनकी चाहे मैदे की सिम्टम है, मैदे की सिम्टम अमूमन इनके साथ बहुत लिंक्ड होती है ना। बाकी ट्रीटमेंट के हवाले से थोड़ी सी मैं बात करूँगा। आप अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले कर लें, या कोई बीच में मैसेज है तो। डॉक्टर साहब, एक तो मैं सामीन को ये याद दहानी के लिए कि ये फेसबुक पे हमारा जो प्रोग्राम है ये लाइव आप उस पर भी देख सकते हैं, ना सिर्फ रेडियो पे आप सुन सकते हैं बल्कि फेसबुक पे रिफा FM 102.2 के पेज पे ये बराह रास्त नशर हो रहा है, वहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। और ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि कुछ सवाल भी करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में सवाल भी हमसे कर सकते हैं। हमें अब्दुल सत्तार साहब ने पसंद किया है प्रोग्राम को, राशिद महमूद हैं, नईम मिर्ज़ा हैं, मोहम्मद उमर असगर हैं, और नईम मिर्ज़ा साहब जो हैं रेडियो आवाज़ 105 के ओनर भी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब कि आप हमें देख रहे हैं इस वक्त और आपको भी ये प्रोग्राम पसंद आया है। हमारे इंजीनियर साहब ने, वाजिद साहब ने ये रिमाइंड करवाया जी कि ये जो प्रोग्राम हमारा आज चल रहा है आपके साथ, ये 104th प्रोग्राम है और माशाल्लाह से हम सेंचुरी क्रॉस कर चुके हैं आपके साथ डॉक्टर साहब, तो इसकी भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप इतना वक्त हमें देते रहे और यकीनन हमारे सामीन को बहुत ज़्यादा मालूमात जो हैं फराम पहुँचाते रहे। मैं चाहूँगा कि सामीन भी अगर आपको इस प्रोग्राम से कोई बेनिफिट मिला तो आप ज़रूर हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा इस प्रोग्राम के हवाले से। जी डॉक्टर साहब प्लीज़ आप कंटिन्यू रखिए। उसके बाद बेटी साहब इसका फिर मरहला आता है यानी ट्रीटमेंट, यानी घबराहट का जो दौरा है, जो पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर है, इसको जब हम फिर पेशेंट से डिटेल से क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं, बाकायदा उसका फिजिकल जो एग्जामिनेशन ज़रूरी है वो भी हम करते हैं, कभी कभार थोड़ा बहुत इक्का दुक्का हम टेस्ट कर लेते हैं, क्यों इसकी सिम्टम जो ना वो हार्ट अटैक से या एंजाइना का मतलब पता है जो दिल में ना एकदम से ऑक्सीजन कम होती है और उसकी वजह से एकदम से दर्द, शदीद दर्द महसूस होती है। सही है। और उसकी निशानी का बंदा अगर वो आराम से बैठ जाए या लेट जाए या लंबे सांस ले तो अमूमन थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, इसलिए कि थोड़ी ऑक्सीजन की सप्लाई ना बहाल हो जाती है ना जी। जबकि पैनिक अटैक में या पैनिक डिसऑर्डर में वो ऑलरेडी बहुत सांस ले रहे होते हैं तेज तेज, और ये पेशेंट नॉर्मली थोड़े से ज़्यादा बेचैन होते हैं। असल जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट होते हैं या एंजाइना वाले, वो बिल्कुल आराम से सुकून से, शायद वो बॉडी और ब्रेन आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कि भाई ज़्यादा जोर ना लगाओ, दिल कहता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ, तो वो मैंने देखा आराम से ना सुकून से वो लेटेंगे बैठेंगे, इवन ज़्यादा वो बातें भी नहीं करेंगे। ठीक। पैनिक अटैक वाले चूंकि ये इशू तो नहीं होता ना, वो आमतौर कम्युनिकेट कर रहे होते, बातें करते हैं, हिलजुल होते हैं, बल्कि बेचैन होते हैं ज़्यादा। हार्ट अटैक में भी बेचैनी हो सकती है लेकिन इतनी बेचैनी नहीं होती अमूमन ना, यानी ऐसा लगता है जैसे हार्ट कह रहा है कि प्लीज़ लेट मी रिलैक्स।
फिर ट्रीटमेंट पर हम आ जाते हैं, रूल आउट पहले कर लेते हैं कि अच्छा ये खुदा न खास्ता कोई हार्ट या हार्ट से रिलेटेड चीज़ तो नहीं है। बहुत और बीमारियाँ, थायराइड का बहुत ज़्यादा आजकल इशू है। थायराइड जब बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है उसको हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं। उसके अंदर भी जो काफ़ी कॉमन है पाकिस्तान में, लेडीज़ में पर्टिकुलरली मैंने देखा है, उसके अंदर भी बाज़ ना ये मतलब है इस तरह की सिम्टम आ सकती हैं। वो लोग जो डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक, अभी डायबिटीज़ एस्टेब्लिश नहीं हुई, उनमें बाज़ में शुगर लेवल एकदम से डाउन हो जाते हैं, जो ऑलरेडी अंडर ट्रीटमेंट होते हैं। अगर इंसुलिन ज़्यादा लग जाए तो उसमें अगर शुगर लेवल बहुत डाउन हो जाए, नीचे आ जाए, उसमें भी उनको ना इस तरह की अलामात हो सकती हैं जो ऐसे लगता है जैसे घबराहट, पसीने, बाद में दिल की धड़कन भी तेज़ हो रही होती है। तो इन चीज़ों को हम हिस्ट्री में क्लिनिकली, यानी जब पेशेंट से वो सवालात पूछ के हिस्ट्री के पॉइंट्स पूछना, हम रूल आउट कर लेते हैं और अगर ज़रूरी हो तो हम टेस्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद इसकी एजुकेशन जो है ना, यानी इसको साइको एजुकेशन भी कहते हैं, इसको काउंसलिंग भी कहते हैं, री एश्योरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसमें जो कॉमन जो मिस्टेक्स हैं जो यानी डॉक्टर साहबान करते हैं, फैमिली मेम्बर करते हैं, वो दो तरह के करते हैं। या तो वो सारे खुद भी परेशान हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि वो बच्चा है, उसको पैनिक अटैक था और उसको स्ट्रेप्टोकाइनेज लगा दिया परेशानी में ना, और या वो कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं, फिक्र नहीं करो। वो जिसको हो रहा होता है ना, ये उससे कोई पूछे, उसके हो तो बहुत कुछ रहा होता है। तो ना तो इसको डिनाई करना चाहिए कि कुछ भी नहीं है यार, ठीक हो जाओगे यार, मर्द बनो यार, क्यों घबरा गए हो या क्यों परेशान हो रहे हो। नहीं नहीं नहीं, परेशानी तो है, उसको एक्नॉलेज करना है। हमारे कल्चर में हम एक्नॉलेज नहीं करते हैं, इसलिए उस बंदे की परेशानी और टेंशन और बढ़ जाती है। वो ये सोचता है जिसको हो रहा था कि यार मेरा कुछ समझने वाला नहीं है कि मेरा इस वक्त क्या हो रहा है, हालत मेरी क्या हो रही है। बिल्कुल। सो ये कहना कि ये एक कैफियत है, बहुत तकलीफ दे कैफियत है, और ये कि इसकी ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं और ये ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक भी हो जाने वाला है। इस तरह की कम्युनिकेशन, इस तरह की री एश्योरेंस जो ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। फिर डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस, फिर बाज़ दफ़ा जिनको बहुत शदीद ये पैनिक अटैक होते हैं, बार बार होते हैं, उनका काम, उनकी नींदें, उनका घर का माहौल, उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज बहुत सफ़रकारी होती हैं, और हम समझते हैं कि अब इतनी शिद्दत है कि इसमें अब केमिस्ट्री बॉडी की, एसाब की, ब्रेन की इतनी अब एबनॉर्मल हो चुकी है कि उसको नॉर्मल लेवल पर री इंस्टेट करना ज़रूरी है। सही। उसमें फिर बड़ा केयरफुली हम सेलेक्ट करते हैं ट्रीटमेंट का पैकेज, और अमूमन इस पर डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस, एज पेशेंट की क्या है, कोई और बीमारी तो नहीं है, फिर हम सेलेक्ट करते हैं एक रेसिपी यानी ट्रीटमेंट की जी। उसकी टाइमिंग बाकायदा सेलेक्ट करते हैं कि ये टाइम है, इस पर ये गोली लेनी है, इस पर ये गोली लेनी है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव। जो एक टेक्निकल, अगर डॉक्टर साहबान या MBBS स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम सुन रहे हो, इसमें पैनिक अटैक वाले लोगों के एहसाब बड़े ही हसास होते हैं, दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव। सही। और अगर गैर ज़रूरी तौर पर कोई दवाई गलत टाइम या गलत डोज दे दें तो वो लेने के देने पड़ जाते हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर नहीं, इसकी शिद्दत में और इसकी फ्रीक्वेंसी में ये ज़्यादा अटैक होने शुरू होते और ज़्यादा ज़ोर से अटैक, अगर दवाई सही सिलेक्ट ना आप करें तो। सही। तो दवाई का मैच करना, हमारे पेशेंट बेचारे जब उनको होता है ना तो कहते हैं वो मैं दवाई लिया डॉक्टर साहब से तो मुझे और रिएक्शन हो गया, ये आके पेशेंट हमें बताते हैं कि डॉक्टर साहब मैं गया था एक जगह, फिर उन्होंने वो दवाई दे दी सर, वो मैंने गोली ली, बस उससे तो मैं अगले हाल से भी गया। सो इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस पेशेंट के लिए। ऑनेस्टली मेरी पूरी हमदर्दियाँ ऐसे लोगों के साथ हैं, बिकॉज जो उन पर गुजर रही होती है ना, ये उन्हीं को पता है या अल्लाह को पता होता है। सो उनकी दुख को, दर्द को, उस साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फिजिकल पेन को समझना बड़ा ज़रूरी है। और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट का चॉइस, उसकी टाइमिंग, उसकी डोज, वो ऐसी हम सेलेक्ट करते हैं ताकि पेशेंट को कम से कम तकलीफ हो। हम जो ज़्यादा जो साइंटिफिकली माइंडेड होते हैं ना, डॉक्टर साहबान भी, हम भी बाज़ वक्त कहते हैं नहीं जी बस हमारे पास इस चीज़ का एविडेंस है और फलां दवाई है और फलां दवाई है, तो बस वो टिका देते हैं, मतलब बाज़ वक्त, और आगे अल्लाह जाने तो मरीज़ जाने। सही है डॉक्टर साहब, हमें काफ़ी लोगों ने रिस्पांस दिया, जी फेसबुक पे मैसेजेस आए, और उमर असगर हैं, मोहम्मद उमर असगर, लिसनिंग रिफा FM सिंस लॉन्ग फ्राम सऊदी अरेबिया, और उन्होंने लिखा है जी कि कंप्लीटिंग सेंचुरी ऑफ द प्रोग्राम्स, उन्होंने कंग्रेचुलेशंस किया है जी, कंग्रेचुलेशंस अपॉन कंप्लीटिंग सेंचुरी ऑफ योर प्रोग्राम्स। बहुत बहुत शुक्रिया जी मोहम्मद उमर असगर साहब। इसी तरह उन्होंने मरीज़ का प्लीज़ मेक अवेलेबल ऑल एपिसोड्स बोथ ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक। अच्छा, फेसबुक के आर्काइव में तो मौजूद है हमारे पास, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं इंशाल्लाह, तो ये आपकी अच्छी सजेशन है यूट्यूब के हवाले से भी। और इन्होंने कहा कि बेस्ट प्रोग्राम एंड स्ट्रॉन्गली एडवाइस ऑल टू लिसन। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। अच्छा जी, इसी तरह सुभान अली हैं और उनका है जी कि आई एम वेटिंग एंड क्रेविंग फॉर योर प्रोग्राम।
इनको हमेशा इंतज़ार रहता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का जिन्होंने प्रोग्राम को पसंद किया। डॉक्टर साहब बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया है हमारे पास वाइंड अप करने के लिए। आपने शुरू में फरमाया था कि अगर मंथ में 3 या 4 एपिसोड्स होती हैं पैनिक अटैक की, या इससे अगर बढ़ जाती है तो पैनिक डिसऑर्डर में डेवलप हो जाती है, बाकायदा बीमारी है, बाकायदा बीमारी फिर में। बीमारी तो इसका मतलब अगर ये कम है तो इसको क्या सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने से मैनेज किया जा सकता है कि हमें आगे फिर मजीद ताकि दवाइयों की तरफ ना जाना पड़े? जी, बट उसमें फिर हम देखते हैं कि कोई रिस्क फैक्टर, विजिबल रिस्क फैक्टर्स हैं। अमूमन वो लोग जिनके वही लाइफस्टाइल में बहुत एबनॉर्मैलिटी हैं, सारी रात जागते रहना, सारी रात मोबाइल पर बिजी रहना, सारा दिन सोते रहना, टाइम पर खाना नहीं पीना नहीं। आप देखें ना, बॉडी जन ह्यूमन बॉडी इट इज़ जस्ट लाइक अ वेरी सोफिस्टिकेटेड प्लांट। जैसे पौधा नहीं होता है आपका, मनी प्लांट होता है या अच्छा पौधा जो लगता है, उसकी कितनी परवरिश करते हैं, उसकी धूप, उसका पानी, उसकी फर्टिलाइजर्स, उसकी हर चीज़ का ना आप केयर करते हैं ना। तो ये तो अल्लाह ने इतनी खूबसूरत मशीन आपको दी है और इसकी बेसिस पर अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे पर रखा है। आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट दिस बॉडी। अपने एसाब को, अपने दिल को, अपने जहन को, उनको ऐसा माहौल और ऐसा लाइफस्टाइल क्रिएट करना चाहिए ताकि वो सेहतमंद रह सकें। ऑनेस्टली हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मैं कहता हूँ आज करना लोग वो जो अल्लामा इकबाल शायद उन्हें फरमाया था ना, या कोई और शायद थे कि मशीनों की हुकूमत कुचल देती है दिलों को, मशीनों की हुकूमत। आई एम सो सॉरी, कुछ इस तरह की एक शेर सुना नहीं, लेकिन ये तो बड़ा जो ना ये हम हकीकत है। हाँ जी, ऐसा ही हम नहीं केयर करते हैं, अपनी सेल्फ केयर का कॉन्सेप्ट हम भूल चुके हैं। हम सारे ना उसको ना लीज आउट कर दिया है कि गोली या कैप्सूल या मेरा मोबाइल या मेरा सोशल मीडिया या मुझे वो जो वहाँ पे कोई रैंकिंग मिलेगी तो ये मेरी केयर करेंगे। नो, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ योर मशीन, इट इज़ योर सेल्फ। और इसको जितना मर्जी भी हम करते हैं, इसमें बड़ी अल्लाह ने रेजिलियंस रखी है। सो प्रिवेंशन में देखते हैं टी, कॉफ़ी, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, खाने पीने का बैलेंस करें ताकि होम्योस्टेसिस जनरेट है। होम्योस्टेसिस का मतलब है एक बेस्ट केमिस्ट्री जिस्म की, दिमाग की, जिस पर हर मशीन, हर दिमाग का, दिल का हर पुर्जा अपने बेहतरीन लेवल पर काम करता है। मैं गाड़ी का चलिए अब मिसाल ले देता हूँ। गाड़ी में देखें, जब आप अच्छी महंगी गाड़ी लेते हैं, सोफिस्टिकेटेड, तब क्या करते हैं? यार टाइम पर इंजन ऑयल चेक करो, गेयर ऑयल चेक करो, बैटरी का पानी देखो, अच्छा इसका वो फ्लाम पानी चेक करो, इसका ये चीज़ें करना, फ्लाम ऑयल चेक करो, इसकी पीरियोडिक मेंटेनेंस करो। कितने हम विजिलेंट होते हैं उसके बारे में। और अगर खुदा न करे इनमें से कोई भी चीज़ ना करें तो मतलब बैटरी में पानी अगर ड्राई हो जाता है तो क्या होता है? बैटरी डन आई मीन ख़त्म हो जाती है ना, वीक होती है, पहले वो हो जाती है, ऑलमोस्ट डेड हो जाती है। तो क्या होता है? धक्का स्टार्ट होता है ना। सही, हम लिटरली अपने बॉडी की, अपने जिस्म की केयर नहीं कर रहे हैं। और ये मैसेज है, हमारी रिक्वेस्ट है कि अपने जूनियर्स का, अपने बच्चों का, इवन कमर्शियल और ये जो ग्लोबल इस वक्त सो कॉल्ड जो एक दौड़ चली है ना, पूरी पूरी रात काम कराने वाली, मैं ऑनेस्टली बताऊँ कि इट इज़ अगेंस्ट नेचर। बिल्कुल। और अब एक और ख़ास ट्रेंड चला है, ये भी मैं बहुत भुगत रहा हूँ कि वतन अजीज़ में बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, खास आईटी के जो प्रोफेशनल्स हैं, वो बेचारे सारी रात की ना असाइनमेंट्स कर रहे होते हैं। और ज़्यादातर बाहर के मुल्क में नाम नहीं लेना चाहिए, तो वहाँ से उनको वो दी जाती हैं कोई असाइनमेंट। बिल्कुल ऐसा और वो बच्चे ऑनलाइन जॉब, दिन रात का तस्वर ही डॉक्टर साहब खत्म हो गया। तो ये भी ग्लोबली भी आई थिंक यूनाइटेड नेशन के लेवल पर और WHO के इसेंशियल सर्विसेज हैं, ठीक है, वो आपने रन कर दी, हॉस्पिटल हैं, रात को इमरजेंसीज हैं, जो भी हैं, लेकिन एज अ रूटीन ये करना कि वहाँ पे लेबर, चीप लेबर मिलती है और पैसे के जोर पर या किसी लालच या किसी उसके जोर पर ना, मेरे ख्याल में इनमें टाइमिंग में और इन चीज़ों में वी नीड टू वर्क एट अ ग्लोबल लेवल, एट अ नेशनल लेवल, और कम से कम पर्सनल लेवल पर ज़रूर करना चाहिए। जैसे आपने कहा ना 3 महीने काम करके, जी यू सेड गुड बाय। जी, ऐसा ही है बिल्कुल। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाने का। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिस पे आज गुफ्तगू रही। सामिन मोहतरम, प्रोग्राम ज़हनी सेहत विद डॉक्टर मोहम्मद मसूद खोखर आप समात फरमा रहे थे रिफा FM 102.2 पे। ये प्रोग्राम फेसबुक पे बराह रास्त नशर हुआ और आज डॉक्टर साहब ने पैनिक अटैक के हवाले से जो है काफ़ी मुफीद मालूमात हम तक पहुँचाई। हमें मज़ीद कुछ लोगों ने भी फेसबुक पे पसंद किया। शकील अहमद हैं, इश्तियाक फ़ारूक हैं, राजा इमरान है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम ख़वातीन हज़रात का जो हमारा चैनल सुनते हैं, हमारे प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमें मावनत हासिल रही हमारे ब्रॉडकास्ट इंजीनियर जनाब वाजिद महमूद की, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हमारी आज की
जो बराह रास्त नशरियात थी रिफ़ा FM 102.2 पे वो इख्तिताम पजीर होती हैं। डॉक्टर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब का जो नंबर है वो हमारे फेसबुक पे पेज के तो हमने शेयर किया हुआ है, लेकिन डॉक्टर साहब अगर आप भी शेयर कर दें ताकि जो लोग हमें बाद में सुनेंगे उन तक को कुछ मजीद आपसे पूछना चाहें तो प्लीज़ आप शेयर कर दीजिएगा। ये नंबर है बेटी साहब, यू फ़ोन का नंबर है 0332980770 मैं रिपीट कर देता हूँ 0332980770। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सामिन मोहतरम, इरफान भट्टी को रिफ़ा FM 102.2 के स्टूडियो से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।